आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जिसको हिंदी में हम पैमाने के प्रतिफल भी बोलते हैं। हमारा जो यूनिट चल रहा है वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का चल रहा है, जिसके अंदर हमने पहले शॉर्ट रन के लिए कौन सा लॉ इफेक्टिव होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन डिस्कस किया था। अब हम लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन के अंदर कौन सा लॉ इफेक्टिव होता है, कौन सा लॉ काम करता है, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसको स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, तो इस लॉ के अंदर क्या होता है, जैसे हम शॉर्ट रन में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट रन में क्या होता है कि सारे फैक्टर्स जो होते हैं, जो प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर्स काम आते हैं वो सारे वेरिएबल नहीं होते हैं। उसमें से कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं। तो जो फिक्स फैक्टर होते हैं उनको फुली यूटिलाइज करने के लिए हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। और प्रोडक्शन बढ़ाते किस तरह से कि हम कुछ वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर हम इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारे को 3 स्टेज मिली थी। फर्स्ट स्टेज जिसमें हमारा जो टोटल प्रोडक्शन था वो बढ़ता था, फिर कांस्टेंट रहता था, फिर डिक्रीज हो जाता था। वो किस कारण से होता था, क्योंकि पहले जो हमारा फिक्स फैक्टर था वो अंडर यूटिलाइजेशन रहता था, फिर उसके बाद वो फुली यूटिलाइजेशन की तरफ जाता था, जो स्टेज सेकंड होती थी। और लास्ट स्टेज में वो फुल यूटिलाइज होने के बाद भी हम उसको वेरिएबल के फैक्टर को बढ़ाते रहते, तो हमारे नेगेटिव रिटर्न मिलना हमको शुरू हो जाता, हमारा प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो जाता। अब जो लॉन्ग रन में क्या होता है, जो बेसिक जो चीज़ है कि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कोई फैक्टर फिक्स नहीं रहता। जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो हम अपने जो शॉर्ट रन में जो फैक्टर फिक्स रहते हैं, जैसे कैपिटल हो गया या लैंड हो गया, फैक्ट्री हो गई हमारी वो लैंड हो गया, और कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में तो ये चेंज नहीं रहते हैं, ये फिक्स रहते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में जो होते हैं ये सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं। मतलब कि हम अपनी फिक्स कैपिटल को भी बढ़ा सकते हैं और लैंड को भी बढ़ा सकते हैं, और मटेरियल और लेबर को तो हम बढ़ाते ही है, वो तो हम शॉर्ट रन में भी बढ़ा देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी लॉन्ग रन में भी हम अपने ये फैक्टर्स बढ़ा सकते हैं। तो जो सारे फैक्टर होंगे वो वेरिएबल हो जाएंगे जब हम जब हम सारे फैक्टर्स को चेंज करेंगे। मतलब जो हमारे लॉन्ग रन में तो कुछ फैक्टर को चेंज कर रहे थे, और शॉर्ट रन में तो कुछ फैक्टर्स को चेंज कर रहे थे, लेकिन लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स को चेंज करेंगे। तो सारे फैक्टर्स को चेंज करने पे हमारे प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, इसको रीड करते हैं। डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की, इन द लॉन्ग रन all factor of production are variable, no factor is fixed. Accordingly, the scale of production can be changed by changing the quantity of all factor of production. तो इसके अंदर क्या होता है, सारे प्रोडक्शन के फैक्टर चेंज कर सकते हैं। रिटर्न टू स्केल आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो इसके अंदर क्या 3 टाइप्स के हमको स्केल मिल सकते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जब हमारा सारे फैक्टर बढ़ाएंगे तो हमको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलेंगे। सेकेंड है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, हम जितने हमारे फैक्टर बढ़ाएंगे उसी के अनुपात में हमारे आउटपुट बढ़ेगा। और थर्ड है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब कि जिस अनुपात में हम अपने फैक्टर्स को चेंज करेंगे उस अनुपात में हमको या रेशियो में हमको या प्रोपोर्शन में हमको हमारा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। मतलब कि हमारे फैक्टर के कंपेयर में हमको प्रोडक्शन कम मिल रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, इन द long run output can be increased by increasing all factors in the same production. Generally, law of return to scale refer to an increase in output due to increase in all factors in the same proportion. Such an increase is called return to scale. Return to scale मतलब पूरा ही पैमाना चेंज कर दिया। हिंदी में जैसे इसको कहते हैं ना पैमाने का प्रतिफल, इसमें क्या पूरी स्केल को चेंज कर दिया। उसमें तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं उसमें सारे फैक्टर चेंज नहीं होते हैं। तो इसमें तो क्या पूरा ही पैमाना चेंज हो जाता है, हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है, लैंड भी इंक्रीज हो जाती है। जो पहले से जो बिजनेस जो कैपेसिटी था पूरी कैपेसिटी बढ़ जाती है पूरे बिजनेस की। तो इसमें क्या होता है सारे फैक्टर चेंज हो जाते हैं, पूरा स्केल ही चेंज हो जाती है, पूरा पैमाना ही चेंज हो जाता है, इसलिए इसको रिटर्न टू स्केल कहते हैं।
अब हम इसकी जो तीनों टाइप्स है उसको या स्टेज है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द अबव स्टेट टेबल एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग 3 स्टेज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो फर्स्ट जो इसकी है स्टेज वो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हम जैसे हम लेबर कैपिटल वगैरह हमने इंक्रीज किया है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तो लेबर जो था वो वेरिएबल था और कैपिटल फिक्स था, लेकिन इसमें दोनों ही चेंज किए हमने। तो हमारा क्वांटिटी जितना हमने लेबर और कैपिटल की चेंज की, पहले हम डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, उसके कंपेयर में हमारा जो रिटर्न है प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। जब आप इस ये गैप को देखेंगे Q और Q1 के बीच का गैप देखेंगे और एक गैप देखेंगे P और P1 के बीच में गैप देखेंगे, तो ये गैप ये डिफरेंस ज़्यादा है, ये गैप ज़्यादा है। मतलब हमारे जो रिटर्न मिल रहे हैं, जो हमको प्रोडक्शन मिला है, वो हमारे फैक्टर्स जो हमने बढ़ाए हैं उसके कंपेयर में ज़्यादा मिला है। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। हम इसको रीड कर लेते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग कॉस्ट रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड। आउटपुट इंक्रीजेज एट ए हायर रेट। It means if all inputs are doubled, output will also increase at the faster rate than double. Hence, it is said to be increasing return to scale. This increase is due to many reasons like division, external economic of scale. Increasing return to scale can be illustrated with the help of a diagram below. In diagram, OX-axis represents increase in the labor and capital, while OY-axis shows increase in output. When labor and capital increases from Q to Q1, output also increases from P to P1, which is higher than the factors of production, that is labor and capital. तो इसमें दो एक्सिस है, OY पे तो हमारी रिटर्न है और OX पे हमारी फैक्टर्स है। फैक्टर्स जो बड़ा है उसके कंपेयर में हमको ज़्यादा मिला है रिटर्न। ये क्यों मिलता है, क्योंकि जब हम बड़े स्तर पे बड़े पैमाने पे हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे क्या होती है, कॉस्ट कम होने लग जाती है। क्योंकि हमको जैसे हमारे स्टॉक चाहिए हो रहा है, अगर स्टॉक रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो हम कहीं से बाय कर रहे हैं और हम बल्क में लेते हैं, हमारी परचेज करने की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, हमको वो कंपेरेटिवली कम प्राइस में मिलना शुरू हो जाएगा। हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, हमारे मटेरियल की कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बनाएंगे तो स्टार्ट में क्या होगा, हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमको एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्रोडक्शन हम बढ़ा पाते हैं। मतलब जितना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा हम रॉ मटेरियल ले पाएंगे, हम ज़्यादा सस्ता लेबर ले पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, हमारे को इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलेगा। सेकेंड है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब इसको पहले रीड कर लेते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग कॉस्ट रेफर टू द प्रोडक्शन situation where if all the factors of production are increased in a given proportion, output increases in a smaller proportion. It means if inputs are doubled, output will be less than doubled. If 20% increase in labor and capital is followed by 10% increase in output, then it is an instance of diminishing return to scale. The main cause of the operation of diminishing returns to scale is the internal and external economics are less than the internal and external diseconomies. It is clear from diagram below. In the diagram, diminishing returns to scale has been shown. On OX axis, labor and capital are given, while on OY axis, output. When factors of production increases from Q to Q1, more quantity, but a result increase in output, that is P to P1, is less. We see that increase in the factors of production is more and increase in production is comparatively less. Thus diminishing return to scale apply. अब जो होता है इसमें क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है कि जब हमारे अपने इनपुट के फैक्टर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो रिटर्न होता है वो हमको कम मिलता है। जिस क्वांटिटी में हम हमारी लेबर और कैपिटल बढ़ा रहे हैं वो क्वांटिटी ज़्यादा है और रिटर्न जो मिल रहा है हमको उस प्रोपोर्शन में नहीं है, उस रेशियो में नहीं है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमको रॉ मटेरियल है कहीं बाहर से लाना पड़ रहा है, पहले हम रॉ मटेरियल लोकल ले थे, हमने अपनी कैपेसिटी को इतना बढ़ा दिया
कि हमको मटेरियल बाहर से लाना पड़ रहा है, हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, लेबर यूनियन बन गई है, बहुत ज़्यादा लेबर हो गए तो यूनियन बन गई है, वो ज़्यादा पे की डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ गई है जिससे भी हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। लॉन्ग रन में हमने कॉस्ट देखा था, लॉन्ग रन में हमने कॉस्ट का जो देखा था कर्व, वो भी एक बार नीचे जाने के बाद वो वापस बढ़ना शुरू होता है। तो टाइम से टाइमिंग क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, चलते जाते हैं हम, हमारी कॉस्ट तो बढ़ेगी फ्यूचर में। हम भी देखें तो अभी से इन्फ्लेशन आगे फ्यूचर में ज़्यादा होगी, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमारे क्या होगा, हो सकता है हमारी कॉस्ट बढ़ जाए। जब हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हम जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे उसके कंपेयर में उतना रिटर्न हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि जो कैपिटल हम इंट्रोड्यूस करेंगे उससे हम कम मटेरियल खरीद पाएंगे कंपेयर टू जो हम पिछली बार जो हम हमारा प्रोडक्शन कर रहे थे उस कैपेसिटी से हम आगे जाएंगे तो हम हो सके उतना मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे, हमारे को मटेरियल बाहर से लाना पड़ेगा, लेबर महंगी हो जाएगी। जब ये जब फैक्टर काम करना शुरू हो जाते हैं, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर मिलके हमारी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, और कॉस्ट बढ़ने के कारण लॉन्ग रन में जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो उनको रिटर्न कम मिलता है। इसका मेन यही रीजन है कि लॉन्ग रन में क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, एवरेज कॉस्ट इन लॉन्ग रन बढ़ जाती है। इस कारण जो हम होता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो पहले जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिला था उसके कंपेयर में क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई इसलिए हमको रिटर्न कम मिलेगा। तो इस कारण से हमको डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलते हैं। डायग्राम में वही है, ओ वाई एक्सिस पे क्या है, रिटर्न है, और ओ एक्स पे हमारे फैक्टर्स है, लेबर और कैपिटल। जिस हमने ना प्रपोर्शन में हमने यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल के इंक्रीज किए, उस प्रपोर्शन में हमको रिटर्न नहीं मिला है। अब लास्ट है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसको भी रीड कर लेते हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट कॉस्ट रेफर टू द प्रोडक्शन सिचुएशन इन विच आउटपुट इंक्रीजेस exactly in the same proportion in which factors of production are increased. In simple terms, if factors of production are doubled, output will also be doubled. In this case, internal and external economics are exactly equal to internal and external diseconomies. This situation arises when after reaching a certain level of production, economics of scale are balanced by diseconomies of scale. This is known as homogeneous product function. Cobb-Douglas linear homogeneous production function is a good example of this kind. This is shown in the diagram below. In the diagram, we see that increase in factor of production, that is labor and capital, are equal to the proportion of output increase. Therefore, the result is constant return to scale. अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर इस सिचुएशन में क्या होता है, जितना हम हमारे फैक्टर्स को चेंज करते हैं उतने ही अनुपात में हमारा जो रिटर्न है या हमारा प्रोडक्शन है वो चेंज होता है। इस डायग्राम में आप देखोगे तो ओ एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल है, जितना हमने क्यू से Q1 में चेंज किया उसे में रिटर्न है P से P1 में। तो यहाँ पे क्या है, जितना हमने अनुपात में या प्रपोर्शन में हमने हमारे फैक्टर्स को चेंज किया या बढ़ाया या इंक्रीज किया, उसी अनुपात में हमको रिटर्न मिल रहा है। तो क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, जितना इन्वेस्टमेंट उतना रिटर्न। ऐसा होता है कि ना बैलेंस हो जाता है, जैसे जितना ना हमारे को मटेरियल सस्ता मिला तो हमारी लेबर महंगी होगी, तो क्या हुआ, एक फैक्टर से दूसरा फैक्टर एडजस्टमेंट हो गया। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर थे, कुछ इंटरनल फैक्टर थे उसमें हमको प्रॉफिट हुआ, जैसे हमारे मीटर रेंट वगैरह था, जो फिक्स चार्जेस थे वो हमारे को बराबर लग रहे थे। लेकिन हमारे को क्या हुआ, मीटर रेंट में जहाँ हमारे को कमी हुई या हमारे मटेरियल में कमी हुई, एक दो फैक्टर में हमारी कमी हुई कि अब हमको जो फिक्स टाइप्स के एक्सपेंसेस थे वो कम लगे, लेकिन जो दूसरे फैक्टर थे, एक्सटर्नल फैक्टर थे, लेबर महंगी हो गई या हमारे को कुछ ऐसे जो फैक्टर्स हुए वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ये सब आपस में एक दूसरे को सेटअप कर देते हैं और जो कॉस्ट होती है वो जो लगती है उसी के अनुपात में हमको प्रोडक्शन मिलता है। जो एक्स्ट्रा हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हैं उसी रेशियो में हमको रिटर्न मिलता है, तब हमको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होते हैं। अब देखो 3 स्टेज है, पहली स्टेज है उसके अंदर क्या इंक्रीजिंग मिल रहा है, तो मतलब हमको जो इकोनॉमिक्स के इफेक्ट है, मतलब बड़े स्केल पे जो इकोनॉमिक इफेक्ट मिल रहे हैं, मतलब हमारे खूब सारे फिक्स टाइप के जो एक्सपेंसेस थे उसमें हमको बढ़ोतरी इतनी नहीं होती जितनी कैपेसिटी हम बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, हमको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, कांस्टेंट में आपस में सेटअप हो जाते हैं। और डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर क्या होता है कि जो हमारे जो इकोनॉमिक्स के जो है ना डिस इकोनॉमिक्स के जो होते हैं इफेक्ट, वो इकोनॉमिक्स के इफेक्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है
हमारी कैपेसिटी बढ़ाने से हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी लॉन्ग रन में क्या होती है, कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो ऊपर चला जाता है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उस केस में क्या होता है, हमको डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलते हैं। अगर आपके डायग्राम है तो आपको ये बनाना है रिटर्न टू स्केल का, ना कि ये 3 डायग्राम भी आप बना सकते हो, लेकिन जो मेन डायग्राम है वो आपका ये है। इसके अंदर क्या है, लेबर है और कैपिटल है। वो एक एक्सिस पे तो क्या है, लेबर है, और दूसरी पे कैपिटल है। अब आपके 2 फैक्टर दोनों को बढ़ाया, दोनों को पहले क्या था, ए पॉइंट पे देखेंगे तो एक यूनिट थी कैपिटल की और एक यूनिट थी लेबर की। अब ए से हम बी पे पहुंचे तो क्या हुआ, ए से बी पे पहुंचे तो हमने क्या किया, बी पॉइंट पे हमारे कैपिटल को जस्ट डबल कर दिया और लेबर को भी डबल कर दिया। अब ए पॉइंट पे हमारे को क्वांटिटी मिली थी 1, अगर हम दोनों फैक्टर को डबल कर देंगे तो हमारे को मिलना कितना चाहिए, 2, लेकिन हमको 2 नहीं मिला और हमारे को क्वांटिटी मिली है 3। तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न मिले। जिस प्रपोर्शन में हमने हमारे फैक्टर्स को बढ़ाया उस प्रपोर्शन में हमको, उस प्रपोर्शन से हमको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन मिला है। देखो ए से अगर बी पॉइंट पे देखें हम, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे एक क्वांटिटी बना पा रहे हैं और हमारे जो फैक्टर है वो 1 यूनिट लेबर की है और 1 यूनिट कैपिटल की है, और यहाँ पे हमने जस्ट दोनों को डबल कर दिया है। तो हमारे क्वांटिटी 2 नहीं होकर 2 से ज़्यादा हुई है, 3 हुई है। तो हमारे को क्या मिले, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिले। अब हम बी से सी पे जब जाएंगे तो क्या होगा, हमने अपने 2 से बिल्कुल डबल कर दिया है कैपिटल को और लेबर को भी डबल कर दिया है। जब ए से बी में गए थे तब भी डबल किया था और बी से सी में गए तब भी हमने डबल किया है। 1 का 2 किया था, अब हमने 2 का 4 कर दिया है। जब 2 से हम 4 पे गए तो हमारे जो प्रोडक्शन था वो 3 से बढ़ के कितना हुआ, 6 हुआ, 3 to 6 हुआ। जब क्वांटिटी अब जस्ट डबल हुई है, अब हमारे फैक्टर भी डबल हुए और फैक्टर भी हमने डबल कर दिए, लेबर हमने एम्प्लॉय करना डबल कर दिया, कैपिटल जो हमने इंट्रोड्यूस की वो डबल कर दी, लेकिन हमको प्रोडक्शन भी डबल ही मिला है। मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिला है। हमारे जो रिटर्न हुआ या प्रोडक्शन हुआ उसमें क्या हुआ, बिल्कुल उतने ही चेंज हुआ, उसी प्रोपोर्शन में चेंज हुआ जिस प्रोपोर्शन में हमारे फैक्टर चेंज हुए। तो ये क्या हो गए, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गए। थर्ड स्टेज हो गया C to D। इसके अंदर हमको क्या हुआ, हमने फैक्टर वापस डबल कर दिया। अब हमने C to D में क्या किया, 4 से बढ़ा के हमने फैक्टर्स को 8 कर दिया यूनिट ऑफ कैपिटल को, और लेबर को भी 8 यूनिट कर दिया। उस केस में क्या हुआ, हमारे जो रिटर्न हुए वो 6 to 12 आने चाहिए थे, लेकिन 12 नहीं आके हमारे क्या हुआ, 80 आए। तो हमको क्या मिला, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिला। तो ये 3 स्टेज है, इनका एक कंबाइंड डायग्राम है, ये आपको एग्जाम में बनाना है। अगर आपके क्वेश्चन है रिटर्न टू स्केल का, रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म में होता है और इसके अंदर लॉन्ग टर्म की कॉस्ट में कमी या बढ़ोतरी होने से ये जो लॉ है वो इफेक्टिव होता है। जो शॉर्ट पहले जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है, क्योंकि हमको बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करने के फायदे होते हैं। फिर वो धीरे धीरे फायदे कम होने लग जाते हैं, जो इकोनॉमिक और डिस इकोनॉमिक्स है वो सेटअप हो जाती है। तो उससे हमारे क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलते हैं। और जब हमारे जो डिस इकोनॉमिक्स है, जो हमारे लॉन्ग रन में ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है, तो जितना हमको बड़े स्केल पे प्रोडक्शन के फायदे होते हैं उससे ज़्यादा हमारे कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हमारे को डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलते हैं। ये आप लोगों के असाइनमेंट है इस टॉपिक के। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉ ऑफ द रिटर्न टू स्केल। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ लॉ, और थर्ड है डिस्क्राइब द रीजन फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। तो ये आपके असाइनमेंट है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और प्रोडक्शन का जो यूनिट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हम लेंगे वो मार्केट डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।